बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं बशार राजा साहब, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं BN न्यूज़ के लिए। बहुत शुक्रिया बशार राजा साहब आपके वक्त का। एक तो आर्टिकल 6, जब से हमने सूर संभाली आर्टिकल 6 सुनते हैं, यार ये होता क्या और किन सूरतों में लगता है। दूसरा ये क्या इतना आसान है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहाँ आके ऐलान किया कि साबिक सदर, साबिक वज़ीर आज़म और साबिक डिप्टी स्पीकर जिन्होंने रूलिंग दी थी उन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। और दूसरा, एक मोतबर जज को न्यूयॉर्क से एक दावतनामा मौसूल हुआ है, 23 जुलाई को न्यूयॉर्क में वो खिताब भी करेंगे और वहाँ पर मौजू जो होगा वो पाकिस्तान के इंतखाबात का होगा, उसमें क्वेश्चन आंसर भी होंगे। क्या देख रहे हैं सूरत हाल किस तरफ जाएगी। और दूसरा, क्या आर्टिकल 6 सिर्फ इन पर लगना चाहिए या उन पर भी लगना चाहिए जिन्होंने मई में सुप्रीम कोर्ट के आर्डर्स की वायलेशन की थी। उस वक्त के वज़ीर आज़म, उस वक्त काबीना और आइनी इदारे जिन्होंने तावन नहीं किया था। क्या ये बैलेंसिंग एक्ट है कि उस वक्त वो कह रहे थे इन पे लगना चाहिए, अब ये हुकूमत में है, ये आके कह रहे हैं कि नहीं, हमने 2-2.5 साल पुराने केस में जाकर उन पर जो है आर्टिकल 6 लगाना चाहिए। और क्या इसकी बुनियाद काजी फायज ईसा साहब ने खुद रखी है, उन्होंने इशारा दिया था जो केस चल रहा है कासम सूरी साहब की इंतहा भी उजरदारी वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुगल साहब। जो बात की ना आपने आइन के आर्टिकल 6 की, किन सूरतों में लगता है और किन पर लगना चाहिए, पहले हम ये बात करते हैं फिर वो दावतनामे की तरफ आते हैं। आर्टिकल 6 की वजह से आपके आइन में बिल्कुल सीधा लिखा हुआ है, कोई उसमें बहाम नहीं है। और वो शख्स जो आइन शिकनी करता है उस पर आर्टिकल 6 लगता है। सही। और आर्टिकल 6 के तहत उसकी सज़ा का पहले से तयन किया हुआ है। संगीन गद्दारी मुकदमा में आइन का आर्टिकल 6 लगता है, और आइन शिकनी के हवाले से आइन का आर्टिकल 6 लगता है, उसकी सज़ा है मौत। अच्छा। उसकी सज़ा रही बात किन पर लगना चाहिए, तो हजूर वाला आइन के आर्टिकल 6 अगर लगाना है तो ये काम जनरल अयूब खान से शुरू करना चाहिए। अच्छा। हाँ, जनरल अयूब खान से काम ये शुरू करें। उन्होंने आइन शिकनी की थी, अलामती वो उन्हें निकालें जनाब, और अलामती उन पर आर्टिकल 6 लगाएं। फिर उसके बाद जनाब यहिया खान पर लगाएं, और फिर उन तमाम जनरलों पर जिन्होंने 71 में हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक जो कुछ किया था उन पर लगाएं। आइन का आर्टिकल 6 वो हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में लिखा गया है, सज़ाओं का तयन किया गया है, बता दिया गया है कि इन पर क्या क्या लगना चाहिए, लगाएं उन पर। फिर जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के जो सियासी बाप है, जिनके वाले से कहा गया था, नवाज शरीफ साहब को जनरल ज़ियाउल हक ने कहा था कि अपनी उम्र लगने की भी दुआ दी थी कि मेरी उम्र जो है मियां नवाज शरीफ को लगे। और फिर उनकी कब्र पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने तकरीर की थी, पहली मुक्का लहरा कर, इस तरह के हम इनका मिशन जो है वो जारी रखने का अहदा करते हैं। फिर वो जनरल ज़ियाउल हक पर भी आइन का आर्टिकल 6 लगाया जाए, वो क्यों नहीं लगाया जाता आइन का आर्टिकल 6? अच्छा, ये बहुत पुरानी बातें हो चुकी है, चलो छोड़े, इसको नहीं छेड़ते। तो जो वैलिडेट करते थे मार्शल पर आइन को, वो जब मुशर्रफ ने कू किया तो उन तमाम पर आइन का आर्टिकल 6 लगना चाहिए था जो उनकी काबीना में शामिल थे। 3 नवंबर को जब इमरजेंसी प्लस लगाएगी तो उस पर भी आइन का आर्टिकल 6, जिसमें जायद अहमद बड़े बड़े नाम आते हैं, जिसमें उन पर भी लगना चाहिए। उन्होंने देखा उसको आइन की आर्टिकल जो वो जब इमरजेंसी प्लस लगी थी तो उन्होंने तौसीक की थी ना उसकी, तो उन पर भी लगाए आर्टिकल 6। अच्छा वो चलो, वो भी बहुत पीछे चली गई, वो 20 साल पुरानी बात है। तो फिर हजूर वाला ये जो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली के इंतखाबात ना करवाने का जो आइन शिकनी की गई थी, जो उस वक्त पेडम सरकार थी, जो पूरी काबीना जिसमें आज़म जे तारड़ वज़ीर कानून थे, मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब वज़ीर इत्तलात थी, और पूरी काबीना उस पर लगाए, 88 रुकने काबीना उस पर लगाए आइन के आर्टिकल 6। जनाब शहबाज शरीफ और डिग्गी में बैठ कर जाने वाले जो कल उन्होंने एक बात की तो मुझे बड़ी हंसी है। उन्होंने कहा कि मैं सरेंडर नहीं करूँगा, नहीं प्रेशर बर्दाश्त नहीं करूँगा, इस्तीफा मैं किसी सूरत प्रेशर बर्दाश्त नहीं करूँगा, मैं इस्तीफा दे दूंगा जनाब। जब ये बात उन्होंने की तो मुझे हंसी आ गई। आगे से सिस्टम ने जवाब दिया। अच्छा, ये बात उन्होंने डिग्गी में बैठने से पहले की थी। आगे से जवाब आया था कि आपने मतलूबा सहूलत मुहैया, ये बात उन्होंने डिग्गी में बैठने से पहले की थी ना। सही। तो चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब कासिम सूरी वाले मामले पे कहते हैं हजूर वाला बनाए कासिम सूरी को, लगाए उस पर आर्टिकल 6, तो फिर साथ ये सारा मामला खुलेगा ना, पंडोरा बॉक्स खुलेगा, तो सब पर लगाए आर्टिकल 6। आइन सिर्फ कासिम सूरी के लिए नहीं है ना, आइन और उस आइन शिकन के लिए वही
रखता है, आइन रखता होता है जो कासिम सूरी के लिए है, सही जो सदर पाकिस्तान के लिए है, जो उस वक़्त के जो वज़ीर पाकिस्तान थे इमरान खान उनके लिए वो आइन है। वही आइन पेडम सरकार के लिए है, वही आइन पेडम सरकार के जो हैंडलर थे उनके लिए भी है। और फिर देखिए गैर आइनी, ये अभी फुल कोर्ट जो फैसला आया है उसमें तो ये कहा गया, लिखा जा चुका है फैसले में, 11/2 के 63 में जो फैसला है उसमें लिखा जा चुका है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गैर आइनी काम किया है, तो गैर आइनी काम में आर्टिकल 6 लगता है, तो लगाए फिर वो इस पर जो आपका मुंशी सिकंदर सुल्तान राजा साहब है, जो चीफ इलेक्शन तो कमिश्नर है। इन्हें इलेक्शन कमीशन नहीं कर तो रहे इन्हें हैं। इलेक्शन कमीशन नहीं लगेगी, उन पर लगाएं आप आइन का आर्टिकल 6 क्यों नहीं लगाते? हम्म, उसके साथ जो मेम्बरान है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, उन्होंने भी तो आइन शिकने की है, इंतखाबात ना करवा कर उन पर भी लगाएं आइन का आर्टिकल 6 क्यों नहीं? ये सिर्फ कासिम सूरी के लिए नहीं है, ये सब के लिए है, फिर इसमें सब आएंगे। उसमें ठीक तो है, कह रहे हैं इमरान खान और साबिक सदर पर भी। इमरान, मैं तो यही कह रहा हूँ ना, अगर इमरान खान और साबिक सदर पर लगता है ना, हम्म, तो फिर ये मैंने एक एक करके नाम गिनवाए ना यार, एक एक करके, तो फिर सब पर लगाए ना। हम्म, जब आपका आइन वाज़ह कहता है कि असम्बली की तहलील हो जाए तो 90 दिन के अंदर अंदर, वो उसमें शर्त नहीं रखता कि 90 दिन के वो कहता है 90 के दिन अंदर बरसूरत इंतखाबात करवाए, जब वक्त से पहले तहलील वक्त हो। से पहले तहलील हो। तो आपने 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाए, नहीं, आपने सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया, आपने उसी वाले सुप्रीम रोलिंग कोर्ट वाले केस में जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को यहाँ बुलाया गया था तो चीफ जस्टिस के सामने खड़े होकर उन्होंने कहा कि हमें 7 माह चाहिए। तो चीफ जस्टिस साहब ने सवाल नहीं किया था कि आइन के अंदर तो यही है कि आपने 90 दिन में कराना है या 60 दिन में कराना है, तो सवाल भी नहीं हुआ था, उन्होंने चुप करके सुन लिया था 7 माह चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी आपको क्या आप 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाएं, तो आपने उस फैसले को इतना पेचीदा बना दिया, इतना पेचीदा बना दिया कि ये 3 रुकनी फैसला है, ये 5 रुकनी फैसला है, ये 7 रुकनी फैसला है, ये 3-2 कितना सबसे आया। इस पर देखें जी, अगर इस पर फुल कोर्ट बैठती तो वो सुनती तो ज़्यादा अच्छा होता। अब फुल कोर्ट ने दिया है ना जनाब, कैसा दिया यार बेहतरीन फैसला दिया ना, मैं हाँ, फैसले की बात कर रहा जी हूँ। जी जी जी, अब सारे समझदार। हाँ, फैसला बेहतरीन दिया ना, तो आप हम्म, चीखे ना, रोए ना, पिटे ना, ये 6 आइन के आर्टिकल 6 फलाना फलाना, बिस्मिल्लाह तो करें सर, बिस्मिल्लाह तो करें, ये सिर्फ खोखले फायर ना करें, ये खोखले फायर करने से कुछ नहीं होता। सही। तो दूसरी जानब अगर पीटीआई का रद्दमल सिर्फ अभी तक तो यही है कि हम अदम एतमाद की तहरीक लाएंगे किसके खिलाफ? इनके खिलाफ, वज़ीर आज़म के खिलाफ ही आएगी ना, और किसके नहीं, खिलाफ ये आ वक्त से सकती है? पहले जो है ना वो बात है कि अदम एतमाद की तारीख लाएंगे। मुगल साहब, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने जो ऐलान किया है इसमें अदम एतमाद की तारीख लाकर उसे कामयाब, ये वक्त से पहले की बात है। यार जो काम, जो हुकूमत अपना सहारा अपने बोझ से खुद गिर जाए ना, जो हुकूमत, उसे अदम एतमाद की तारीख लाने का क्या फ़ायदा है बैरूनी यार? इमदाद आई है हाँ, आपके लिए। जी बिस्किट आए कैंडी के बिस्किट आए, अच्छे बिस्किट आए। सही। जो 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 देखें मुगल साहब, एक जो हुकूमत हो या जो शख्स भी हो, वो अपने किए पर जो है ना वो बोझ, अपने बोझ तले खुद दबने वाला हो ना, तो आप कहेंगे हम अदम एतमाद लाएंगे या इसके खिलाफ ये करेंगे, ये इसको सपोर्ट्स की बात होती है, ये वक्त से पहले की बात है। ये अदम एतमाद नहीं, ये हुकूमत खुद अपने किए अपना बोझ नहीं सहार सकेगी और ख़ुद ये धड़ाम से गिर जाएगी, तो अदम एतमाद क्या हो क्या नहीं लाना है। बार मुल्क जो है ना वो नए इंतखाबात की तरफ जाएगा और नए इंतखाबात होंगे मुल्क के अंदर, उसके बाद जो हुकूमत बनेगी, जिसकी भी बने, वो नून लीग की बने, वो पीपल्स पार्टी की बने, वो तहरीक लबैक की बने, हाँ, वो पाकिस्तान होश में आप? तहरीक इंसाफ की बने, क्या हो गया जिसकी भी, आपको? मैं होश में हूँ ना, अच्छा, मैं एमक्यूएम की बने, जिसकी भी बने, वो पायदार हुकूमत होगी। और गालिब इम्कान यही है, गालिब इम्कान नहीं, वो कभी 100% कभी इम्कान है, 100% दुरुस्त बात है कि वो स्वात से लेकर रहीम यार खान तक बल्ला होगा, फिर रहीम यार खान से आगे जनाब कराची तक बल्ला होगा, फिर हुकूमत तो बल्ले की बनेगी ना। क्या इतलात है फैसला देने के दिन तो काजी साहब उस दिन से गायब हैं, किधर गए? से कहीं नजर आए? मेरी इतलात ये है कि काजी साहब तन्हाई में बैठकर सोच रहे हैं कि मैं कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ, मुझे किसने इस्तेमाल किया, और मैं क्यों इस्तेमाल हुआ। क्यों भी है? हाँ, इस पर वो सोच रहे हैं, और वो दिन जाता नहीं कि एक दिन काजी साहब इसका इज़हार भी करेंगे। और मेरे ख्याल में थिंक सो कि ये जो अभी जो केसेस लगने वाले हैं ना, रिव्यू जो नजरसानी की दायर हुई है उस पर, उसमें भी शायद ये अपने मास में इज़हार कर सकते हैं। और फिर जो यहाँ पर बैन के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अच्छा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बैन के हवाले से जो
اگر سپریم کورٹ آتا ہے تو مغل صاحب میں ایک خبر دے دیتا ہوں آپ جی وہ خبر یہ ہے کہ وہ فیصلہ 17-0 سے آئے گا پاکستان تحریک اتنے شور انصاف ہیں کے آپ حق کس بنیاد پر اتنے شور ہیں؟ میں یہ خبر دے رہا ہوں میں پھر کسی دن آپ کے ویلاگ میں یہ چیز البریٹ کر دوں گا کہ کس پر شور ہوں لیکن یہ ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ 17-0 سے آئے گا تو پھر یہ سارے زخم چاٹ رہے ہوں گے جناب کہ یار ہم نے کیا اطلاعات کیا ہیں اندر دیواروں کے پار قاضی صاحب چھٹی پر ہیں باقی جج آ رہے ہیں اطلاعات کیا ہیں کیا چل رہا ہے؟ آج بھی ملک شہزاد صاحب نے کیس کی سماعت کی بڑے مزے کے مجھے تو وہ جسٹس جج جمال مندوخیل صاحب نے بھی وہ بیٹھے ہوئے تھے نا ان کے جی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ہاں وہ بڑا مزے کا کیس ہوا آپ نے اس کو فالو ہاں کیا ہاں 90 وہ 99 مقدمات میں جو بندہ تھا جو آپ نہیں جو 99 دماغ مقدمات شہزاد صاحب کے ہیں وہ کتنے مزے کے آپ کو لگے انہوں نے کہا کہ اچھی بڑا دلیر آدمی ہے یار جس بار 99 وہ یہ انتہائی انٹرسٹنگ سٹوری ہے کیونکہ میڈیا پر گئی نہیں ہے اس نہیں ہے طرح اچھا لیکن وہ میں میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ سٹوری کم از اچھا کم اس ویلاگ میں ضرور وہ بتائیں وہ اس کے وہ بعد یہ آتے ہیں تھا کہ ایک آدمی تھا ہاں جس پر 99 جو ہے نا وہ مقدمات بنے ہوئے تھے یہ ضمانت کا اس کا کیس تھا یہاں پر 99 کیسز 99 کیس 99 کیس جب اس کیس کی سماعت شروع ہوئی تو جسٹس جمال مندوخیل نے پوچھا جی کہ یہ آج اس شور جو اس کا پروسیکیوٹر حکومت پنجاب سے پوچھا ان کے ایڈوکیٹ جنرل سے انہوں نے کہا جی کہ یہ بالکل جو ہے یہ اس سے پہلے 98 مقدمات ہیں اور یہ 99 مطلب 99 100 میں سے ایک کم یہ وہ نروے سے مقدمہ ہے 19 ہاں آگے نروے سے 19 ایک اور کرے گا تو سینچری ہو جائے گی سینچری ہو جائے گی تو اس پر جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ جیسے شیراز ملک نے کہا کہ یہ بندہ بڑا دلیر ہے اچھا پھر یہ بتایا گیا وہاں کے یہ اس بندے کی ایک خاص پہچان ہے نا جی جس کی وجہ سے ہم پہچان دیتے ہیں کہ یہ وہ بندہ ہے یہ معذور ہے ایک ٹانگ سے وہ معذور تھا اچھا بندہ تو عدالت کو یہ بتایا گیا کہ یہ جو اب اس پر مقدمہ پڑا یہ منشیات فروشی کا مقدمہ تھا اس سے پہلے 98 جو مقدمات تھے نا وہ مقدمات تھے چوری کے اچھا جس پر جیسے شیراز ملک نے کہا جی کہ یہ آپ اس نے پروموشن لے لی ہے اور اب پروموشن لے کر ترقی کر لی آپ اس میں نا حصے مزاح مجھے بڑی اب ایسے ترقی کر لیا اب یہ منشیات فروش بن گیا اور پھر یہ عدالت کو بتایا گیا کہ یہ پنڈی میں ہاتھ میں شاپر پکڑا رکشے سے اترا رکشہ بھی چوری کا تھا رکشہ بھی چوری کا اور ہاتھ میں شاپر پکڑ کر نا وہ چرس بیچ رہا تھا جس پر جسٹس جمال مندوخیل نے بڑا بہادر شخص ہے یار یہ دیکھے جو یہاں بڑی پر فلمی سٹوری تھی بڑی فلمی سماعت ہوئی یہ اس کی۔ دیکھیں کہ جو مطلب چرس بیچ رہا تھا وہاں پر جس پر جسٹس شیراز ملک نے یہ بھی کہا کہ اس میں کہ یہ اب اسے ترقی کر لی ہے بڑا بہادر شخص ہے جی کہ یہ آگے آیا ہے اور بہت ساری اور بھی باتیں کی ہیں انہوں نے تو یہ اور پھر یہ ہے کہ اس کی جو درخواست تھی مغل صاحب جی وہ انہوں نے اس بندے نے خود کہا جی کہ میں ضمانت پر باہر نہیں جانا چاہتا لہذا میں اندر ہی رہنا چاہتا ہوں اب میرے خیال میں لوگ کو سمجھ آ گئی تو ہوگی کہ پھر میں نے یہ سٹوری کیوں چھیڑی پھر انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے اگر آپ اندر ہی رہنا چاہتے ہیں تو وہ درخواست نمٹا دی گئی انہوں نے کہا ٹھیک ہے جناب چھٹی کرو آج چھٹی کرو پھر وہ جسٹس شیراز ملک نے یہ بھی کہا میں آپ کو بتا دوں یار یہ بندہ بڑا ایماندار لگتا ہے جس کو 98 مقدمات میں ضمانت بھی مل گئی تھی پہلے ناظرین وہ پہلے 98 مقدمات میں ضمانت پر تھا یہ 99 مقدمات جسے 99 کہتے ہیں آپ 100 میں سے ایک کم یہ وہ ضمانت کا مقدمہ تھا جس پر جسٹس شیراز ملک نے کہا یار بندہ تو بڑا ایماندار لگتا ہے یہاں پر عام لوگوں کو دیکھ مقدمے بھی جو ہے ضمانت نہیں ملتی اور اس کو 98 مقدمات میں ضمانت مل گئی ہے تو اس پر اس نے کہا جی کہ میں اچھا جیسے شیراز ملک نے یہ بھی کہا کہ ملزم ترقی کر کے پہلے چور تھا تو آپ منشیات ترقی کیا اس نے اور بہتری کی طرف جا رہا تھا پر اس نے کہا جی کہ یہ جمال مندوخیل نے بھی کہا دلیر آدمی یہ چار ساتھ میں رکھ کر بیچ رہا تھا ملزم کو اچھا پولیس نے موقع اختیار کیا کہ ملزم ایک ٹانگ سے لنگڑا ہے اس بنیاد کی وجہ سے ہم اسے پہچانتے ہیں پر اس نے کہا جی کہ میں نہیں جانا چاہتا شناختی علامت انہوں نے کہا جی کہ میں اندر ہی رہتا انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی تو اندر ہی رہ یہ بہت انٹرسٹنگ کیس تھا اس لیے میں نے کہا اتنے ماحول میں اچھا یہ جو اب آ جاتے ہیں سیریس میں جو آپ کا وہ ہے سوال نیو تھا یارک سے نیو یارک لائرز فورم سے باہر کہہ لیں آپ دعوت نامہ آیا ہے ابھی تک پبلک نہیں کیا گیا خبر مجھے دوست نے دیا کہ اطہر منی اللہ صاحب کو وہاں انوائٹ کیا گیا ایک تو اطہر منی اللہ صاحب کو ہی اس وقت ہیرو کیوں سمجھا جا رہا ہے کیونکہ دوسری جانب انہوں نے ایک بیان تقریر انہوں نے لندن میں بھی کی تھی آپ کو یاد بڑی ہے مشہور تقریر جی اس کے بعد اب وہاں پہ کوسچن کے بارے میں جی اور 8 فروری کے انتخابات پر کہا تھا جب ہمارے سامنے معاملہ آئے گا سامنے تو پھر ہم دیکھیں گے یعنی کہ مایوس نہیں کریں گے
वहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स भी होंगे। मौलवी साहब देखें, ये जो यहाँ पर मखसूस नशस्तों के हवाले से फुल कोर्ट की समाअत हो रही थी ना, तो यहाँ पर भी जस्टिस अतर मिल्ला की तरफ से बार बार ये सवाल उठाया जाता था, बार बार ये सवाल उठाया जाता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की सियासी बड़ी, उन्होंने कहा मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात जिसे इंतखाबात की दौड़ इंतखाबात से आउट कर दिया गया, इंतखाबात की दौड़ से निकाल बाहर कर दिया गया। फिर ये कहते थे कि आज एक मौके पर, जब आपको पता है कि जब समाअत हो रही थी तो चीफ जस्टिस ने एक तंज किया था, सबक अटारह जनरल मखदूम अली खान दलाइल दे रहे थे, तो उन्होंने चीफ जस्टिस ने कहा जी कि यहाँ पर एक जो है ना वो आमर के 8-8, 9-9 साल जो है ना वो अटारनी जनरल भी रहे। मेरे उस दौर में, उस आमर के दौर में मैंने केसेस सुनना बंद कर दिए या एडवोकेट था, लेना मैं हाँ लेना लेने एडवोकेट थे। लेने बंद कर दिए थे कि मैं अदालतों में के सामने पेश नहीं होऊंगा, वकील का क्या काम क्योंकि वो बाइकाट अदालतें ही गैर आईनी थी, हाँ। इसलिए मैं उनके सामने पेश नहीं होऊंगा। फिर ये भी कहा गया जी कि वहाँ पर जो है वो उस दौर में काबीना में वजीर, वो वजीर तंज था जस्टिस अतर मिल्ला साहब पर। तो फिर जस्टिस अतर मिल्ला ने पलट कर एक जवाब दिया, तुरंत जवाब दिया था कि जनाब वाला आज सुप्रीम कोर्ट में मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा जो मेरे नज़दीक पटिशन है ना, वो बुनियादी इंसानी हकूक़ की वायलेशन, जिसमें लापता अफराद वाला मामला, और फिर जो 8 फरवरी के हवाले से जो धांधली के हवाले से, धांधली डकैती के हवाले, उन्होंने लफ्ज़ धांधली इस्तेमाल किया था, लेकिन मैं इस्तेमाल करता हूँ ये डकैता मारा गया था बहुत बड़ा, ठीक है, वो पटिशन दायर है ये सबसे। और उन्होंने ये भी कहा था कि यहाँ पर जो लापता अफराद हैं उनके हवाले से ये अक्सर कहा जाता है कि ये उसको सियासत से जोड़ कर नफी करके उनको छोड़ दिया जाता है। उन्होंने कहा था कि ये इंसानी हकूक़ का मामला है, ये कोई मामला जो है वो सियासत वाला मामला नहीं है। तो ये फिर उन्होंने लंदन में तकरीर की थी, और जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं वहाँ सवाल जवाब तो होंगे। यार ये देखिए सुप्रीम कोर्ट भी अब फुल कोर्ट में कह चुकी है ना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गैर आईनी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मिसकंडक्ट पर सवाल तो उठाए गए ना। अब तो हम भी डिटेल फैसले का इंतजार करें कि डायरेक्शंस उसमें क्या आती है। इसमें मिसकंडक्ट पर सवाल उठाए गए, तो जस्टिस अतर मिल्ला वहाँ कहेंगे तो वो तो सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी, सिक्का बंद बात है, वो सामने वो दीवार पर सामने लिखी हुई बात है यार, वो नविश्ता है दीवार, अगर नून लीग वाले मेरे दोस्त ना पढ़े तो एक अलग बात है, लेकिन सवाल तो पूरी दुनिया में उठ रहे हैं। वो आपके ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हों, वो इलेक्शन किस दुनिया भर में कवर करने वाले वो NGOs हों, या आपके मुल्क के अंदर हो, या आपके पूरे दुनिया में यूरोपीय यूनियन हो, वो सवालात उठा चुकी है। और इसमें अगर वो जस्टिस अतर मिल्ला सवालन जवाबन करेंगे, उसमें नशिस्त होगी, तो वो वही बात करेंगे जो उन्होंने यहाँ फुल कोर्ट में की है, और वो तो अज़रमन शम्स है, कोई नई बात नहीं है, वो तो ऐसा ही है। सही, बहुत शुक्रिया बिशार राजा साहब आपके वक्त का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।